जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जैसे गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इसमें लाइट भी है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सभी में ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इन सभी जो है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल की भी तरह काम करते हैं और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कैसे प्रूव होती है? तो जो वेव कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रूव होता है बाय फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। जैसा कि हम लोग के पास थियरी है कि जो भी डिफ्रैक्ट हो सकता है वो सब के सब वेव है। और इसका जो पार्टिकल नेचर है वो कैसे प्रूव होता है? तो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक इज प्रूव्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वेव कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग डिटेल से पढ़ लिए हैं, आज से हम लोग शुरू करेंगे पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक। तो लाइट के पार्टिकल जान ले थोड़ा थोड़ा, तो पॉइंट वाइज हम नोट करेंगे, आप लोग सभी ध्यान से सुनते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए। तो पहला पॉइंट है कि फोटोन में द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। हाँ जी मोहित, क्या होता है? जी जी फोटोन में मास तो 0 ना होता है। अच्छा, पता चल गया। लास्ट क्लास में तो कुछ कुछ बोल रहे थे मास। चलो, तो मास इसका 0 होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। मतलब कि फोटोन को अगर फोटोन वैसे तो कभी रेस्ट में आता नहीं। क्या बोलते हैं, अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि लाइट के पार्टिकल को रोक दिया गया है, कंडेंस करके जाम कर दिया गया है। लेकिन इन जनरल लाइट की जो पार्टिकल है फोटोन, वो कभी रेस्ट में होता नहीं। और अगर हम उसको क्या सर अभी कुछ बोले थे? अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसके लाइट के पार्टिकल को है ना मतलब कि रोका गया है। उसकी एक अभी मतलब कि ये घटना को पॉसिबल बनाया गया है। वैसे लाइट की जो पार्टिकल है वो कभी रुकता नहीं है, वो लाइट की स्पीड के साथ चलते रहता है। और अगर हम लाइट के पार्टिकल को रोक कर उसका अगर मास मेजर करें, ठीक है, तो उसका मास आता है 0। इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब फोटोन अगर रुका है और उसका मास मापे वो 0 होता है। और उसमें चूंकि मास नहीं होता, मास अगर निकल गया तो सर फिर तो सारा चीज गलत हो जाएगा। तो सर उसमें मास नहीं होता है ना। मास अगर होगा तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगे। आइंस्टीन के थ्योरी के अनुसार अगर लाइट के पार्टिकल में 0.00000 मास भी रहा ना, तो स्पीड ऑफ लाइट से चलने पर वो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। यस सर। So rest mass of photon is 0. Hence, it has no charge. जिसमें मास नहीं होता उसमें चार्ज भी नहीं होता। और चूंकि इसके पास चार्ज नहीं है, आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो अपने पाथ से डेविएट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाकर उसको डेविएट कर देता है, या मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाकर डेविएट कर देता है। क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, सो इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कोई भी यहाँ गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, कोई भी, तो अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे तो सीधी रेखा में ही चलेगा, वो अपने पाथ से डेविएट
नहीं होगा। ओके, यहाँ एक छोटा सा चीज मैं नोट करता हूं, रेस्ट मास तो 0 है, लेकिन इसके पास मोशनल मास होता है। मोशनल मास ऑफ फोटोन इज E by c square, E by c square, जहां पे E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और C है स्पीड ऑफ लाइट। फॉर्मूला होता है ना E इक्वल टू mc स्क्वायर, तो उससे हम उसका मास को निकालें, एनर्जी के इक्विवेलेंट मास निकालें, इसको हम कहेंगे मोशनल मास। समझ आया? दूसरी जो पॉइंट है फोटोन के साथ, वो नोट कीजिए, इट ट्रेवल्स, जो फोटोन होते हैं, ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड से चलता है और इसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हमेशा नहीं, वैक्यूम में मीडियम आ जाएगा तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। सर, A number point, the rest mass of photon is 0, hence it is no charge. It has no charge. It has no charge. It is deflected by. It has no charge. It is not deflected. Not छूटेगा. It is not deflected by electric and magnetic fields. ठीक है? Yes. इसके बाद बताया कि ये लाइट की स्पीड से चलता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईच फोटोन, हर एक फोटोन हैज डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक फोटोन में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और उसमें लीनियर मोमेंटम होता है, एज लीनियर मोमेंटम। हर एक फोटोन में एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और एक खास अमाउंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, याद रखिएगा, वन फोटोन की एनर्जी ये बराबर होता है कि इसको हम सिंबल ई से लेते हैं, दैट इज h टाइम्स न्यू। h टाइम्स न्यू को फ्रीक्वेंसी लेते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं h c बाई लैम्डा, c बाई लैम्डा। ठीक है, जहां h को क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, और c को क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। कहते हैं ना? Yes. और ये जो h है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, c भी जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। h का वैल्यू क्या होता है? तो अगर हम ये सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू रख करके इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें आता है 12,000, लगभग मान इसका 12,400 बटा में लैम्डा। लैम्डा को हम इस केस में एंगस्ट्रॉम में लेंगे और ये पूरी वैल्यू आएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये रेडीमेड रिलेशन है, याद रखने पर बहुत सारी कैलकुलेशन आपको इजी हो जाए। हम यहाँ मान लिख देते हैं, h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है,
6 into 6 to into 10 power minus 34 joule second. minus 34 जूल सेकेंड, Yes, sir. है ना? 4.14. 4.14. 4.14 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भाग दे 10 power minus 15. 19. इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। Yes, sir. ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power minus 9 जूल। Joule. Yes, sir. जूल होता है। ठीक है, ये हुआ एनर्जी। लीनियर मोमेंटम E by C. E by C, Yes. या S by C lambda. भी E by C लिख सकते हैं, या H by लैम्बडा। ठीक है, Yes, sir. तो इसका जो मोशनल मास है इसको हम और भी कई फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर E की जगह पे HC by C H न्यू भी लिख सकते हैं, Yes, sir. H nu by C. है ना? H न्यू by C स्क्वायर है ना? Yes, sir. H E का मान आप H न्यू या HC by लैम्बडा यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर हम फिर इसको मॉडिफाई करके लिख देते हैं। E by C तो हुआ ही, दूसरा क्या लिख सकते हैं, H न्यू by C स्क्वायर, या तीसरा लिख सकते हैं HC upon lambda. C तो C स्क्वायर, से कट ही जाएगा H by लैम्बडा lambda इंटू C. C। C. ये वैल्यू को यूज कर सकते हैं। इसको हम मास ऑफ द फोटोन, मोशनल मास ऑफ द फोटोन। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट जो इसके पास प्रॉपर्टी है, when a photon collide with some matter particles जैसे फोटोन कोलाइड कर गया इलेक्ट्रॉन से, या फोटोन कोलाइड कर गया किसी डस्ट पार्टिकल से या न्यूट्रॉन से, है ना? देन टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम will be conserved. टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होंगे, बट द नंबर ऑफ photons may or may not remain conserved. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जब फोटोन, लाइट की जो पार्टिकल है फोटोन, जब किसी से टक्कर करेंगे मैटर पार्टिकल से, तो वहां पे इसकी टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व तो रहेंगे, लेकिन फोटोन्स की संख्या चेंज हो सकती है। कुछ फोटोन एब्जॉर्ब होकर के अपना अस्तित्व खत्म कर सकता है, या नहीं तो नई फोटोन क्रिएट भी हो सकता है। May or may not be conserved because the photons may get absorbed, may get
एब्जॉर्ब, अगर किसी के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया तो उसकी संख्या घट गई, और अ न्यू फोटोन may be created. ठीक है। अगर कभी फोटोन किसी के द्वारा एब्जॉर्ब्ड होता है तब वहां पर क्या बातें होंगी? इफ फोटोन गेट्स एब्जॉर्ब्ड by a bounded material particle, अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है द फोटोन, तब उस केस में जानते हो क्या होता है? फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा उस मैटर पार्टिकल को दे देगा। तो फोटोन ट्रांसफर होल ऑफ इट्स एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा जब टकराएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अपनी पूरी ऊर्जा, नॉट पार्शियल, ये नहीं कि थोड़ा रख लो थोड़ा मेरे पास रहने दो, ऐसा नहीं, वो पूरी ऊर्जा उसको दे देगा। द फोटोन ट्रांसफर होल ऑफ इट्स एनर्जी टू द पार्टिकल, टू द मटेरियल पार्टिकल। ये फोटोन के साथ कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आया? अच्छा, क्या लाइट किसी पर फोर्स लगा सकता है? प्रिंस, तो लगा सकता है ना, इसके पास मोमेंटम है। यस सर। मास तो नहीं है लेकिन इसके पास मोमेंटम है, यस लगा सकता है। और मोमेंटम अगर चेंज होगा चेंज होगा तो फोर्स तो, यस सर। जैसे देखिए तो ये मैंने है ना, द लाइट, द रेडिएशन कह सकते हैं, रेडिएशन फोर्स कैन exert force on the surface, in the surface, या तो वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो या वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो, कोई भी हो उस पर वो फोर्स लगा सकते। जैसे कि देखो यहाँ समझने के लिए, मान लो ये एक सरफेस है या एक मान लो मिरर है, मिरर पर ये देखो लाइट ऐसे गया, क्या होता है मिरर पर लाइट जाता है तो जितना एंगल से टकराता है उतना एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। यस सर। ये लाइट जो है वो जाके टकराया और मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो। हम क्या मान के चलेंगे कि लाइट अपने साथ क्या लेके गया? मोमेंटम, फोटोन लेके गया। फोटोन, यस। और फोटोन की मोमेंटम क्या रही? तो पी रही। और जब ये टकराया तो टकराने के बाद लाइट ऐसे गया, मतलब कौन गया? तो फोटोन गया। फोटोन गया तो उसकी भी मोमेंटम वही होगी। यस सर। मीडियम में लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बताइए तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। चेंज हुआ, चेंज हुआ। डायरेक्शन में तो चेंज हुआ ही, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन में तो चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज, यस सर। सपोज कीजिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा। यस सर। तो ये जो मिरर है ना, ये जो मिरर है, जब ये फोटोन जाकर यहाँ मिरर पे टकराया तो ये जो मिरर है उस फोटोन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। यस सर। और ये जो फोटोन है इस मिरर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। न्यूटन साहब क्या बोलते बोलते मर गए। न्यूटन साहब ने बोला कि अगर किसी में मोमेंटम चेंज होगा तो बिना फोर्स के नहीं होगा। यस सर।
सेकेंड लॉ में ये ना बोले, अगर फोर्स लगेगा तभी मोमेंटम चेंज होगा, वरना चेंज नहीं हो। यहाँ पे फोटोन की मोमेंटम चेंज हो रही है, तो इसका मतलब जरूर इस पे फोर्स लगेगा। अब इस फोटोन पे फोर्स कौन लगाएगा? तो ये मिरर लगाएगा। और अगर फोटोन मिरर पे फोर्स लगाया तो न्यूटन के थर्ड लॉ से वो भी इस पे लगा, फोटोन भी मिरर पे फोर्स लगाए। ये फोर्स लगाने की कार्यक्रम यहाँ पे चल। चेंज इन मोमेंटम आपको पता है, इंक्लाइनेशन के साथ जो चेंज इन मोमेंटम वो होता है वो p cos थीटा मैग्नीट्यूड लिखती है। ये चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो मोमेंटम में चेंज फोर्स के कारण ही होगा। यहां तक समझ में आया? वो मोमेंटम फोर्स लगाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नया चीज। इंटेंसिटी फटाफट समझते चलिए सारे प्रॉपर्टीज फोटोन वगैरह की। इंटेंसिटी जानते ही हैं, इंटेंसिटी इज द टोटल अमाउंट है ना, एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम is the total amount of energy crossing per unit area per unit time। फॉर्मूला अगर हम इसका लिखना चाहें तो I इज द टोटल एनर्जी बाई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और टोटल एनर्जी बटा टाइम को क्या लिख सकते हैं? पावर बटा में एरिया। तो ये आपके पास हुआ। अब आइए हम रेडिएशन की इंटेंसिटी की बात करें। सपोज कीजिए कि ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, ये क्रॉस सेक्शन जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इधर से लाइट बीम जा रहा है। लाइट जा रहा है तो कौन जा रहा है? फोटोन। लाइट जा रहा है तो फोटोन जा रहा है। यस सर। लाइट जा रहा है तो फोटोन जा रहा है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, या किसी एक क्रॉस सेक्शन में ले लेते हैं, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू सपोज कीजिए कि n फोटॉन्स जो है वो पास कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बिंदु हैं वो फोटॉन्स पास कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए n फोटॉन्स क्रॉसिंग, n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग, फोटॉन्स क्रॉसिंग इन टाइम t। कितना देर में? t समय में, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना क्रॉस किया? टोटल एनर्जी हो जाएगा n गुना e ऑफ फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू या h c बाई लैम्डा, क्योंकि n फोटोन जा रहे हैं तो टोटल एनर्जी ही ना होगा। यस सर। ये हो जाएगा आपका n टाइम्स h इंटू न्यू, या h c बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है आपको पता है। तो आप यहाँ इंटेंसिटी के रूप में लिख सकते हो n गुना h न्यू बटा में a इंटू टी। ये एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी।
अच्छा, कभी कभी आपको n दिया रहेगा. n इज व्हाट? स्मॉल n इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड. नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड. नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड मतलब n बटा t. n बटा t को ही स्मॉल n बोला गया है. तो आप इसका फॉर्मूला को स्मॉल n के टर्म में बोल सकते हो. स्मॉल n h न्यू बटा में a में या इसको आप n इंटू e ऑफ फोटोन h न्यू को डिवाइडेड बाई a भी बोल सकते हो. तो कई रूप हैं लिखने के, बस आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, आपस के रिलेशन मालूम होने चाहिए. आप उसको कई रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फंडामेंटल फॉर्मूला ये वाला है, और एक फोटोन में कितनी एनर्जी होती है आपको पता, बस आप उसको अपने रूप में सजा सकते हैं. आगे बढ़े. एक मिनट. यस. अब मान लीजिए कि राकेश तुम्हारे रूम में ट्यूब जल रहा है कि बल्ब जल रहा है? राकेश आ गया सर? सर बल्ब जल रहा है. ठीक. कितना वाट का बल्ब है? 15 वाट का है. 15 वाट का. तो बल्ब से रोशनी निकल रहा है ना? यस सर. इसका मतलब बल्ब से क्या निकल रहा है? फोटोन निकल रहा है, कह सकते हैं. यस सर. तो बल्ब से लगातार फोटोन निकल रहे हैं. 15 वाट की जिस रूम में आप बैठे हो उसमें बल्ब जल रहा है, बल्ब से रोशनी निकल रहा है, और तो हम कह सकते हैं कि बल्ब से फोटोन निकल रहा है. फोटोन निकल रहा है. तो आप क्या उस बल्ब से 10 सेकंड में टोटल कितने फोटोन निकल रहे हैं कैलकुलेट कर सकते हो? ये बात तो पता है कि बल्ब जल रहा है, बल्ब से लाइट निकल रहा है, तो बल्ब से फोटोन निकल रहा है, सब तो पता है. अब बल्ब की जो वाट है, पावर 15 वाट है, ये सब पता है. तो जब इतनी डाटा हमको पता है, तो और हम अगर जानना चाहते हैं कि उस बल्ब से 10 सेकंड में या 5 सेकंड में या 1 सेकंड में कितने फोटोन्स निकल रहे हैं, तो क्या तुम उसे कैलकुलेट कर सकते हो? अरे बोलो भाई. यस सर. कैसे कैसे करो? तो बोलो सर, पहले आप सिखाइए तब ना बताएंगे. यस. नंबर ऑफ photons emitted by a source of power P, है ना? यस. Of power P emitting wavelength. अब बल्ब से रोशनी निकल रहा है तो इसका कुछ वेवलेंथ होगा. यस सर. लैम्डा लैम्डा टाइम टी. टाइम टी. देखिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. बहुत सिंपल सा. सबसे पहले तो आपको पावर दिया हुआ है ना, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन बाय टाइम. बाय टाइम. और आपको पता है कि हमें पता करना है कि कितने फोटोन्स निकले, तो मान लीजिए n फोटोन्स में n गुना एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिवाइडेड बाय टाइम. n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन पर. फोटोन्स इमिटेड यस सर. in time t. in time
जी तो बस हो गया, n बराबर निकालना है। n बराबर क्या हो जाएगा, पावर, जो बल्ब की पावर है, इनटू टाइम t डिवाइडेड बाय e ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला बन गया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो याद रखना है, फॉर्मूला तो ऊपर में है, पावर बराबर एनर्जी बटा टाइम, जो कि तुम जानते ही, और एनर्जी बराबर n गुना ईच फोटोन की एनर्जी, आप ये बात जानते हैं। बस इसी से आपको कैलकुलेट करना। और इस कैलकुलेशन को करने में आपसे क्या गलती होगी, तो आपका जो पावर है वो किसमें दिया है राकेश, वाट में, वाट में। और जो आप एनर्जी निकालोगे ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे। ज्यादातर आप जो एनर्जी निकालोगे फोटोन की वो किसमें निकालोगे, इलेक्ट्रॉन। और आप जो पावर दोगे दिया हुआ रहेगा वो वाट में रहेगा। तो आपको पहले उस पावर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो फोटोन की एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आपका काम। समझ में आया राकेश कुमार जी। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को करने के दौरान आपको सतर्क रहना है कि यूनिट जो है सही ढंग से सेट। आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन फोर्स, फोर्स तो भी बताया, फोर्स, रेडिएशन जो है फोर्स लगाता है, रेडिएशन जो है वो फोर्स लगाता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट फोर्स का फॉर्मूला, नेट फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा डेल्टा पी बाई टी। ठीक है, डेल्टा पी बाई टी। ये फोर्स का फॉर्मूला हो। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और जो भी टाइम इंटरवल लगा इसको चेंज होने में, जो भी टाइम इंटरवल लगा चेंज होने में। अब कभी कभी सरफेसेस कई तरह के होते हैं। इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, अगर सरफेस क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ना, सरफेस जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। तो मान लिया जाए कि वो सरफेस जैसा आईना ही है और लाइट ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये फोटोन जो ऐसे गया, फोटोन ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा है। तो इस केस में डेल्टा पी का मान क्या बताया, पी कॉस थीटा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, वो कैसे लिखें, तो फोर्स बराबर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम 2p cos थीटा बाई टी। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ देख के कि P क्या है, P मोमेंटम है, और मोमेंटम बराबर क्या लिख सकते हैं, E बाई सी। 2e cos थीटा बाई सी इंटू टी, लिख सकते हैं ना। ठीक है, और हम अभी इंटेंसिटी के बारे में क्या पढ़े थे, इंटेंसिटी इज द
एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम। तो E बाई टी को क्या लिख सकते हैं? E बाई टी को लिख सकते हैं I इंटू ए। अच्छा, ये आई इंटू यस I बाई ए। पावर भी लिख सकते हैं, पावर भी लिख सकते यस हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू आई टाइम्स ए ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी। लिख सकते हैं ना? यस सर। या नहीं तो आप इसको और लिख सकते हो, E बाई सी को पावर 2 इंटू पावर P कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? C। इतने सारे इंफॉर्मेशन है, देख रहे हो ना हम कहां से शुरू किए और कहां पहुंचे। यहाँ P जो है वो पावर है, याद रखिएगा ना। ये जो P है वो पावर है, और यहाँ जो P है वो क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम को चूंकि P से ही दर्शाया गया है तो कंफ्यूज मत करो। ये हुआ जब सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो और इंक्लाइन के साथ वो इंसिडेंट किया हुआ हो। लेकिन अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा तब क्या? इफ सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग मतलब क्या हुआ? मीन्स जैसे कि काला कपड़ा कपड़ा यस सर। ब्लैक क्लोथ, ब्लैक क्लोथ। तो इस केस में क्या होगा ना कि लाइट तो ऐसे जाएगा, समझे, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नहीं। ये आपका थीटा एंगल है इंक्लिनेशन के साथ। तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया, क्योंकि वो यस और इस डायरेक्शन में जो इसके पास मोमेंटम है, फोर्स तो परपेंडिकुलर करता है, तो हो जाएगा P cos थीटा। तो इस केस में जो फोर्स होगा, तो फोर्स बस जहां 2 है वो हटा दो, बाकी सब आ जाएगा। तो P cos थीटा डिवाइडेड बाई T बराबर हो जाएगा E cos थीटा डिवाइडेड बाई CT इज इक्वल टू IA cos थीटा डिवाइडेड बाई C। और अगर सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट कर गया, जैसे कि नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट मतलब, नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब थीटा जीरो, थीटा जीरो। सरफेस पे अगर नॉर्मली इंसिडेंट कर गया, थीटा का मान जीरो हो गया, तो cos जीरो का मान 1 लिख सकते हैं। यस सर। IA बस IA बाई सी हो जाएगा डायरेक्ट। यस। तो ये हो गया आपका, ये हो गया P पावर P cos थीटा डिवाइडेड बाई सी। ये सारे रिलेशन फोर्स के है। आई कटर में नहीं लिखे। चलिए, तो फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर लग रहा है। प्रेशर भी लग रहा है सर। इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा भाई? फोर्स बटा में एरिया। I बाई सी होगा। फोर्स बटा में एरिया। अब देखो मैंने फोर्स निकाले हुए हैं, तब में एरिया से डिवाइड कर दो तो आपको माना जाएगा। एगो एरिया यहाँ उपलब्ध है। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में तो प्रेशर होगा, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, फॉर्मूला हो गया आपका प्रेशर का। पहला केस में और
परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में कितना प्रेशर लगेगा? जो स्थितियां मैंने इसके पहले ली हैं, आईना को हम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ले सकते हैं। तो अगर ये थीटा एंगल बनाकर इंसिडेंट किया है तो थीटा एंगल ही बनाकर रिफ्लेक्ट होगा, और इस केस में जो प्रेशर लगेगा वो होगा क्या? फोर्स बटा में एरिया। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर है ये वाला आई को, है ना, एफ बाई ए, एफ बाई ए क्या आएगा? 2i cos थीटा डिवाइडेड बाई सी। ठीक है फ्रेंड्स? Yes, sir. 12%. यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला फोर्स बराबर इतना है। इस एरिया को फोर्स के नीचे कर देंगे तो फोर्स बाई एरिया प्रेशर हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा? 2i cos थीटा बाई सी, 2i cos थीटा बाई सी। लाइट कट गया। राकेश के यहाँ भी देखो लाइट कट गया, मेरे यहाँ भी कट गया। एक मिनट है। केस में आपको जब नीट के क्वेश्चन में ज्यादातर नॉर्मल इंसिडेंट पूछा गया, तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होगा? First 0%, 2i by c. 2i by c और नॉर्मल 2i is इंसिडेंस। ठीक है, तो इसी तरह से फोर्स में एरिया से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट, दिस इज द रेडिएशन प्रेशर। आगे बढ़े। Yes, sir. एक एग्जांपल लो। A beam of radiation of intensity I incident normally on a surface and 20% of light is absorbed and 80% is reflected back. Find the radiation pressure. Exerted on the surface. क्वेश्चन समझ में आया? प्रिंस, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. हमने दोनों डाटा दे दिया है, एक ही देना काफी था। अगर 20% एब्जॉर्ब हो गया तो ऑटोमेटिकली 80% रिफ्लेक्ट, या 80% रिफ्लेक्ट हो गया तो 20% एब्जॉर्ब। हमने दोनों लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कौन परसेंट लोगे। इसका मतलब यहाँ पे 100% रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना, और ना ही 100% एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? कुछ कह सकते हो?
Final minus missing. 1.8. Change final minus missing. इतना देर नहीं लगानी है सवाल को जवाब देने में। जैसे कि ये मान लीजिए सरफेस है, ये लाइट गया, ओके, और इसकी मान लो कि मोमेंटम है p, ये जो लौटा उसकी मोमेंटम क्या होगी 0.8 p। समझ में आ रहा है? मीन्स Yes, please. मैग्नीट्यूड बताना है, तो फाइनल हो गया 0 पॉइंट माइनस में 8p और माइनस हो गया इनिशियल मोमेंटम p। 1.8 से 1.8 p आएगा ना। 100% लौट जाता तो 100% मतलब कि लौटने वाला p हो जाता, Yes, ये 2p हो जाता है। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर हो जाएगा 1.8 I बाई C। समझ आया? प्रिंस समझ में आया? yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है वर्क फंक्शन। 0.4. वर्क फंक्शन क्या होता है? इसको हम फाई से जनरली दर्शाते हैं। क्या होता है वर्क फंक्शन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to emit out the electrons from the surface of metal is called work function। आपको पता है कि जो मेटल होते हैं उसके भीतर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो उस मेटल के पूरे वॉल्यूम में घूमते रहते हैं, बहुत हाई स्पीड से घूमते रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकंड से घूमते रहते हैं। लेकिन इतना स्पीड होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं निकलता, उस मेटल को सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं निकलता, है ना? Yes, sir. जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये एक मेटल है, कोई भी मटेरियल का है, इसके सरफेस पे बहुत इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ उसके अंदर में है, कुछ नीचे वाले लेयर में है, कुछ और उसके नीचे वाले लेयर में है।
और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें पॉजिटिवली चार्ज लैटिस भी होता है। मालूम है? Yes. लैटिस, पॉजिटिवली चार्ज लैटिस भी होता है जो अपनी जगह पे रुका रहता है, वो मूव नहीं करता। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रुके नहीं रहते, वो चलते रहते हैं और बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं, लेकिन वो इस मेटल के बंधन में बंधा रहता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के बंधन में बंधा रहता है और इस बंधन से मुक्त होने के लिए इसको एक खास अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी चाहिए। और सबसे कम एनर्जी किसको चाहिए इस मेटल को छोड़ने के लिए? सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन। ये सरफेस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर वाला सबसे टॉप मोस्ट लेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, इस मेटल को छोड़ने के लिए, ये जो आपका मेटल है बाउंड्री, उसको छोड़ने के लिए इसको एक अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मिल जाएगा फाई, ये जो फाई है वो उसको अगर मिल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाएगा। अच्छा, ये तो दूसरा लेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या उसको भी उतना एनर्जी मिलेगा तो बाहर जा पाएगा? नहीं सर, नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो एनर्जी जब हम इसको देंगे, फाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, तो सरफेस तक जाते जाते कुछ ऊर्जा लॉस कर देगा, रास्ते में किसी न किसी इलेक्ट्रॉन से या नहीं तो लैटिस से टकराएगा और वो सरफेस तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा लॉस कर देगा और फिर वहां से निकलने के लिए फाई की अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास नहीं है। 2 फाई चाहिए उसको। नहीं, ठीक है, तो सरफेस से निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क। नहीं करना चाहिए। तो ये आपका, इसको अगर हम फाई वर्क फंक्शन एनर्जी के बराबर देंगे, ये वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ देगा, इमिट हो जाएगा और इसके पास जो एनर्जी निकलेगा वो काइनेटिक एनर्जी इसका 0 होगा, जस्ट निकलेगा सरफेस से, वो जस्ट निकलेगा। आप यूं समझ लीजिए कि सरफेस से निकलने के लिए उसको इतनी एनर्जी की जरूरत। और ये जो वर्क फंक्शन है वो मेटल की प्रॉपर्टी है। द वर्क फंक्शन फॉर different metals are different. different metals की वर्क फंक्शन डिफरेंट होती है। जैसे फाई है ना, सीजियम मेटल होता है, इसका वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉपर जो है एक और है लिथियम, सबसे ज्यादा नहीं करूँगा। लिथियम का पोटेशियम जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 2.5 इलेक्ट्रॉन। काहे लोग दिमाग पे जोर डाल ठीक रहे है, हैं? जब सेलिब्रेट में कॉपर जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन 2.2 नहीं, 4.5 इलेक्ट्रॉन। और प्लैटिनम एक मेटल है, तो उसका वर्क फंक्शन होता है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कहने का कि ये सब के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए इतनी मिनिमम ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा हम किसी भी रूप में दे सकते हैं, आग के माध्यम से ऊर्जा दे सकते हैं या किसी कॉलिजन के माध्यम से ऊर्जा उसको दे सकते हैं या किसी फील्ड के माध्यम से उसको ऊर्जा दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ जो ऊर्जा देने की बात करेंगे वो लाइट के फोटोन से उसको ऊर्जा देने की बात। ओके, तो
अगर हम लाइट के फोटोन से ऊर्जा देते हैं तो कितनी मिनिमम लाइट में एनर्जी होनी चाहिए कि उसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके? वो बराबर इतना के वर्क फंक्शन के बराबर में एनर्जी होनी चाहिए, तब उसके सरफेस को बाहर चल जाएगा। और इस वर्क फंक्शन के बराबर में उस रेडिएशन के पास कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इस बात को नोट कीजिएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu naught and threshold wavelength lambda naught। ये बराबर क्या होगा? तो पाई बराबर h न्यू नॉट या फाई बराबर एच सी बाई लैम्डा। इसको यूज करके आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, amount of energy of photon equivalent to energy of work function। आगे बढ़े, लैम्डा नॉट भी लेते हैं। लैम्डा नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड 12,400 बट्टा लैम्डा नॉट यूज कर सकते हैं। एच सी का मतलब 12,400। लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, ये वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ से आप इस फॉर्मूला को लगा के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए फिर आपको h से भाग देना पड़ेगा, 4.14 into 10⁻⁻15 से। ज्यादातर केस में वर्क फंक्शन का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया है। अब आइए बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन्स। सबसे पहले विजिबल रेंज का एनर्जी ऑफ फोटोन बताइए। विजिबल रेंज की लाइट कहां से कहां तक होती है? वायलेट की 4,000 से 7,000। 4,000 से स्टार्ट होती है। 4,000 तो ये हो जाएगा कितना? 12,400 अपॉन 4,000। फोटोन मालूम है ना? यस सर, 12,400 12,400 अपॉन 4,000 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। यस। तो आप सबसे पहले बताइए वायलेट का। वायलेट में हो जाएगा 12,400 और अप्रोक्सीमेटली हम 4,000 ले लेते हैं। एंगस्ट्रॉम में ही है, भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अप्रोक्सीमेटली लिखे है ना? यस सर। वायलेट का एक्चुअली में 3900 के आसपास होता है, 3800 के आसपास। तो हम राउंड फिगर में 4,000 लेकर कैलकुलेट करते हैं। और 12,400 भी एग्जैक्टली नहीं आता, 12,300 है ना, 20 के आसपास में आता है, तो उसको हम 12,400। इसके बाद रेड कलर की बताइए। 7,000 होता है ना? 7,000 0 0
तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 7000 के केस में? 1.77। yes sir. तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, रेड का कि वायलेट का? वायलेट का। yes sir. वायलेट के फोटोन की एनर्जी है 3.1 और रेड की 1. फोटोन की एनर्जी है 1.77। तो रेड की एनर्जी कम है, ध्यान से। yes sir. वायलेट की एनर्जी ज्यादा है। इसे आप अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो रेड की एनर्जी ज्यादा बोल देंगे। और बताइए तो इंफ्रारेड कम ही हो जाए, इंफ्रारेड का कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। 1.77 से कम होगा। और अल्ट्रा वायलेट सब विजुअल्स पहले तो सब ज्यादा हो जाएगा। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। ठीक है। ये में ऐसे पानी नहीं। जैसे अगर हम आपसे पूछें from which metal या metals the radiation of visible range may emit photoelectrons? पहला ले लेते हैं कॉपर, दूसरा है सीजियम, तीसरा है प्लैटिनम, चौथा है लिथियम। बताइए विजिबल रेंज की रेडिएशन जो है 4000 से 7000, इनमें से कौन सी रेडिएशन है जो ना, कौन सी मेटल पे डालने पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बता सकते हो? रेडिएशन ऑफ विजिबल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन ये है कौन मेटल से रेडिएशन विजिबल रेंज की एनर्जी सीजियम और लिथियम सर। सीजियम और लिथियम, यस सर। है ना। विजिबल रेंज की एनर्जी जो है वो यहाँ बताया अभी आपको 3.1 से लेकर 1.77 तक ये होता है। कॉपर के सरफेस की जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? 4.5। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। आप यहाँ नोट कर लीजिए, कॉपर का 4.5 है। सीजियम का कितना है? 1.9 है। प्लेटिनम का 5.6 है। और लिथियम का 2.5 है। तो विजिबल रेंज लिथियम से निकाल सकता है और सीजियम से निकाल सकता है। ऑप्शन हो जाएंगे बी एंड डी। या अगर हम एक क्वेश्चन और पूछें, which
which radiation from the following may emit photoelectrons from कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट से कौन सी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है? एक है विजिबल लाइट, दूसरा है इंफ्रारेड, तीसरा है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। चौथा है माइक्रोवेव्स। आ सकते हैं। तो आपको कॉपर प्लेट की वर्क फंक्शन मालूम होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। तो ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, कॉपर का वर्क फंक्शन है 4.5। तो बताइए, तो क्या विजिबल रेंज निकाल पाएगा? नहीं सर। नहीं सर। इंफ्रारेड? नहीं सर। ये भी नहीं सर। और इंफ्रारेड से भी तो कम एनर्जी माइक्रोवेव में होता है। यस, अल्ट्रावायलेट। यस, बहुत ज्यादा। अल्ट्रावायलेट बहुत ज्यादा कम होता है माइक्रोवेव में। यस सर। तो अल्ट्रावायलेट आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये है दो एप्लीकेशन जो आपने वर्क फंक्शन पढ़ा और जो रेंज की, फोटोन की जो एनर्जी का रेंज मैंने दिखाया, इससे हम इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। है ना? वहां तक आप लोग सब रिवाइज कर लीजिए।